चलिए तो फिर गुड इवनिंग बच्चों। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एसी का सेकंड लेक्चर आज होगा, क्योंकि कल मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं आया अल्टरनेटिंग करंट का जो भी बेसिक चीजें थी वो मैंने समझा दी थी। हम लोग एसी पढ़ रहे हैं। हम लोग अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे हैं और अल्टरनेटिंग करंट में अभी तक हमने पढ़ा कि अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है, डीसी करंट से अल्टरनेटिंग करंट कैसे डिफरेंट है, एसी करंट का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे समझेंगे कि एसी करंट है। मतलब एक तरीके से हमने ये पढ़ा कि उसकी एवरेज वैल्यू आरएमएस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, है ना। कल हमने आपको बताई, क्या बताया था, आई एवरेज या वी एवरेज फॉर कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल के लिए क्या था, इसके लिए फॉर कंप्लीट साइकिल। हाफ साइकिल के लिए अगर बात करें वो होता है, कितना होता है 2/पाई था कि पाई/2 था, 2/पाई है ना। आई नॉट या तो फिर 2/पाई बी नॉट, यही था, क्लियर है। तो ये किसके लिए था, हाफ साइकिल के लिए। किसके लिए, हाफ सर। उसके बाद हमने निकाली आई आरएमएस और वी आरएमएस, है ना, यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। वो कितना आया, आई के केस में आई नॉट बाई √2 और वी नॉट बाई फुल साइकिल के लिए। क्लियर है, बोलिए। क्लियर है। हमने बोला कि आई एवरेज और वी एवरेज जो है वो कंप्लीट साइकिल के लिए कितना होता है, 0। क्लियर है, क्या होता है, 8 दिन बता रहा था। 8 दिन 8 डेज भेजने में, 8 वर्किंग डेज अपलोड होने में। अच्छा, नेक्स्ट रो चल रहा है, कोई बात नहीं। देखो आई एवरेज रोज आना, थोड़ा थोड़ा लगाना। आई एवरेज और वी एवरेज जो है वो 0 होगा कंप्लीट साइकिल के लिए, मैंने कल बता दिया था। वही हाफ साइकिल के लिए उसकी वैल्यू इतनी आ रही थी। इसको आप 0.63603 भी लिख सकते हो और इसको 0.707 आई नॉट लिख सकते हो या वी नॉट लिख सकते हो। क्लियर है। एक चीज और मैं आपको इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। जब ये बात हो गई थी तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, इंपॉर्टेंट बातें हैं जो, चाहे फंक्शन साइन ओमेगा टी हो चाहे कॉस ओमेगा टी हो, याद रखिएगा। फुल साइकिल की अगर बात करें हम, फुल साइकिल, तो फुल साइकिल के लिए जो इसकी एवरेज वैल्यू होगी, आई एवरेज या वी एवरेज, है ना, वो दोनों क्या होगी, 0 होगी। चाहे फंक्शन इसके फॉर्म में हो चाहे इसके फॉर्म में हो। क्लियर है, एकदम आप याद रखिएगा कि अगर फंक्शन इसके फॉर्म में हो चाहे इस फॉर्म में, एवरेज की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। यानी इसकी एवरेज वैल्यू, आई एवरेज मत लिखो, इसकी एवरेज वैल्यू, बस ये लिख लो एवरेज वैल्यू, एवरेज, ताकि ये कहीं पे भी आप लगा सकते, है ना। इसकी एवरेज वैल्यू 0 होती है। दूसरा केस है, हाँ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी अगर है तो याद रखना इसकी जो एवरेज वैल्यू आती है ना, एवरेज वैल्यू याद रखना, इन दोनों के लिए 1/2 आती है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी के लिए जो एवरेज वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। जैसे अब एक क्वेश्चन से समझाते हैं, कल मैंने आपको चीजें बताई थी, लेकिन किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने अभी नहीं बताया, तो देख लीजिए। थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना।
ध्यान से देखिएगा, वो बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, एनसीईआरटी में भी काम आएंगे। ये याद रखिएगा, एक कंपटीशन के लिए था, डायरेक्ट कंपटीशन। क्वेश्चन हां ये है ना? हाँ, यही वी एवरेज, आरएमएस, है ना। अगर आपको वोल्टेज जैसे दे दिया क्वेश्चन, बेटा तो ये सब पूरा रिजल्ट लिख रखे हैं मैंने, इधर वाला नहीं मिटाऊंगा। हाँ। ध्यान से देखिए, बातचीत बहुत कर रहे हैं आप लोग। देखिए, अगर मैं कह दूं कि क्वेश्चन है, भाई आवाज नहीं, होम सप्लाई range is 220 volt 50 hertz, है ना। then write I RMS, है ना, और V RMS इक्वेशन। बेसिक अगर मान लो आपको दिया है ऐसा, इसके लिए आपको एक इक्वेशन लिखना है एसी का। याद रखना, अगर वोल्टेज के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, वोल्टेज के बारे में अगर कोई जानकारी नहीं दी गई हो, ध्यान से देखिए, तो कहना चाह रहा है क्वेश्चन में कि ये आरएमएस वैल्यू होता है। इसको हमेशा याद रखिएगा। वोल्टेज के बारे में अगर कुछ ना कहा जाए तो ये होम सप्लाई में जिसकी बात हो रही है 200, वो फिक्स्ड वैल्यू होता है, तो वो रियल में आरएमएस वैल्यू होता है। 220 वोल्ट पे जब भी हम टीवी जो सारी चीजें चला रहे हैं घरों में, वो एक आरएमएस वैल्यू होता है। यानी कि इससे ये मतलब है कि जो सप्लाई यानी भी आरएमएस की वैल्यू मुझे दी हुई वो है 50 नहीं है 220 वोल्ट, है ना। सब इसी पे चलेगा। तो अगर ये इतना है तो इसमें एक रिलेशन हमको आता है मैक्सिमम वोल्टेज का या मैक्सिमम करंट के साथ आरएमएस का रिलेशन। आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, क्या पढ़ा आपने, वी आरएमएस बराबर वी नॉट बाई रूट 2, ऐसा कुछ पढ़ा। तो वी नॉट बराबर क्या निकल जाएगा, रूट 2 इंटू वी आरएमएस निकल जाएगा। यानी मैक्सिमम वोल्टेज की जो वैल्यू है वो कितनी निकल जाएगी बताइए, रूट 2 इंटू वी आरएमएस। बोलो यस सर, रूट 2 इंटू वी आरएमएस के बराबर होगी। यानी यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी रूट 2 टाइम्स वी आरएमएस कितना है 220 वोल्ट। मतलब वी नॉट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आ गई 220 इंटू रूट 2। क्लियर है? क्वेश्चन है। हाँ भाई, क्वेश्चन ये तो है कि होम सप्लाई में अगर रेंज दिया हुआ है तो इसमें आप वी आरएमएस आई आरएमएस कैसे निकालेंगे और इसके लिए इक्वेशन कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन ये ना। अगर होम सप्लाई में कहीं पर भी सिंपल दिया रहता है, टीवी पे ही लिख दिया कि 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे चलेगी टीवी, तो इसका मतलब है कि उसका आरएमएस वैल्यू कितना है, करंट का, कितना है वोल्टेज का। साथ ही अब अगर करंट की वैल्यू बोल दिया है तो मान लो, है ना, इफ R बराबर दे दिया है 11 ओम, है ना। अगर R बराबर 11 ओम दे दिया है तब आपको इसमें करंट की भी आरएमएस वैल्यू और करंट का भी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। क्लियर है? तो देखिए वी नॉट आपने यहां से निकाल लिया, वी आरएमएस यहां से निकल गया। इसका कोई इक्वेशन आपको याद है, वोल्टेज इक्वेशन बताया था कुछ, V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी टाइप कुछ बताया था क्या, बोलो। यस सर। तो अब अगर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी आपको पता है तो कैसे रखोगे, V की वैल्यू कितनी है भाई, V की वैल्यू है ही नहीं ना। अब तो इक्वेशन लिखोगे ना, V नॉट लिखना है यहाँ से, तो V नॉट की वैल्यू कितनी लिखोगे 220 रूट 2 साइन ओमेगा बराबर क्या होता है फ्रीक्वेंसी के टर्म में 2 पाई f होता है क्या, क्योंकि ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी होता है। टी को हमने फ्रीक्वेंसी में बदल दिया, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 रखोगे तो 100 पाई हो जाएगा क्या, बोलो ना। f की वैल्यू 50 रखोगे ना, यहाँ से फ्रीक्वेंसी 50 दिया हुआ है, f दिया हुआ है, गिवन है, ये गिवन है, आसान है। तो यहाँ से आपने ये निकाल लिया, तो बस सीधे इसको उठाना है और 2 पाई f की जगह रख दीजिए, साइन ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f मतलब 100 पाई इनटू t। ये आपका फाइनल इक्वेशन है, समझ गए। वोल्टेज भी निकाल लिया। अगर मान लो आपको निकालना होता, क्या निकालना होता, करंट निकालना होता, तो कैसे निकालते,
अरे आई आर एम एस कैसे निकालते हैं? वी आर एम एस अपॉन में आर को आई आर एम एस नहीं लिख देते? वी आर एम एस निकाल चुके हो, वी आर एम एस में किससे डिवाइड कर दो? बोलो, वी आर एम एस में किससे डिवाइड कर दोगे? वी आर एम एस निकला है कितना? 220 वोल्ट और आर है 11, कितना आ गया? 20 एम्पियर आ गया। 20 एम्पियर आई आर एम एस निकला, तो आई नॉट फिर से निकालोगे तो कितना हो जाएगा? √2 टाइम्स इनटू आई आर एम एस, और आई आर एम एस 20 है तो 20 √2 आ जाएगा आई नॉट की वैल्यू। फिर से इसके लिए भी सेम चीज लिख देना, इसके लिए भी लिख दोगे करंट का इक्वेशन, है कि नहीं? कितना आएगा? I बराबर आई नॉट की वैल्यू है 20 √2 साइन। सर हाँ भाई, 50 हर्ट्ज का क्या है? का 50 हर्ट्ज का क्या करना है? 50 हर्ट्ज में करना कुछ नहीं है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो फ्रीक्वेंसी बराबर, अगर ओमेगा के बारे में अगर बताएं मैं, एंगुलर वेलोसिटी बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ, एफ होता है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी मैंने 50 रख दिया है, 2 इंटू पाई इंटू 50, तो 50 इंटू 2 100 पाई आ गया, यानी ओमेगा 100 पाई है। और तो देखो ओमेगा की जगह पे रख दिया 100 पाई, टी पहले से था 100 पाई टी। सिमिलरली करंट का ये इक्वेशन हो जाएगा, देख लीजिए, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, करंट का ये इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि आई नॉट की वैल्यू अलग मिलेगी, आई नॉट की वैल्यू इतनी मिल जाएगी, आई इतना मिल गया आरएमएस, तो आई नॉट फिर से निकालोगे तो √2 टाइम्स आता है कि नहीं, है ना? तो इस तरीके से एक क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है? बोलिए। यस सर। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से आप बेसिक कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। अब इसका यूज क्या है ये भी देख लीजिए, इसका यूज क्या है? हाँ भाई, V0 by रूट कर सकते हैं, V0 V0 by 2 रूट, V0 by 2 रूट, ये वो फॉर्मूला बोल रहे थे वाले आपने V0 ऑर्डर by आरएमएस वैल्यू कर सकते हैं ना, वही तो करा है, तभी तो V0 निकाला। V0 क्यों निकाला? क्योंकि यहाँ पे इस इक्वेशन में V0 की जरूरत पड़ती है। इक्वेशन लिखना था ना, वोल्टेज इक्वेशन होता है, ये होता है करंट इक्वेशन, पहले से तो बता रखा है। ये इकलौता एक ऐसा इक्वेशन है ना जिससे आपके बेसिक सारे कांसेप्ट एसी इक्वेशन से रिलेटेड दूर हो जाएंगे। तो इसको अच्छे से एक बार देखिएगा। शुरू से बताते हैं, एक सप्लाई अगर दिया हुआ है घर का कि एक आइडियल वोल्टेज है, तो रियल में अगर कोई बारे में नहीं कह रहा है ना कि मैक्सिमम वोल्टेज का अगर नाम नहीं ले रहा है, अगर कह देता मैक्सिमम तो समझ जाते कि V0 की बात कर रहा है, लेकिन अगर मैक्सिमम नहीं बोला, एक आइडियल वोल्टेज लिख दिया, मतलब वो आरएमएस वैल्यू है। पहली इंफॉर्मेशन क्लियर, साथ में फ्रीक्वेंसी दे दिया है। अब हमें एक चीज पता है कि Vrms अगर पता है तो हम V0 निकाल सकते हैं, क्योंकि Vrms बराबर V0 by √2 होता है, अभी फॉर्मूले से कल मैंने निकाला था। और यहाँ से V0 हम निकालेंगे तो √2 टाइम्स Vrms, अगर वही Irms निकालते तो I0 by √2 हो जाता, तो उसी तरह से I0 बराबर √2 into I हो जाता, I0। तो यहाँ से ये मैंने रख दिया था। क्लियर है क्या? बोलो। तो इस तरीके से मैं निकाल दिया, और आपको सिंपल फॉर्मूला V बराबर V0 sin ओमेगा t, I बराबर I0 sin ओमेगा t, इस वाले को वोल्टेज, इस वाले को करंट इक्वेशन कहते हैं। पता है नहीं है? यस सर। बोलिए। मैंने कुछ नहीं करा है, बस खाली मैंने वैल्यू पुट करा है। क्लियर है? कोई समस्या परेशानी? चलिए बहुत बढ़िया। अब इसका यूज कैसे होता है ये भी देख लीजिए। मिटा दूं? देखिए एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा वो भी देख लीजिए। आपके बुक का ही क्वेश्चन है और आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा, जब तक ना आपसे कभी आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है तो याद रखिएगा, आरएमएस वैल्यू पहली बार फुल एक साइकिल के लिए कैलकुलेट करते हैं, फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट करते हैं। कभी आपने देखा तो अगर कोई आपके पास ग्राफ है कुछ इस तरीके का, है ना, इस तरीके का कोई ग्राफ है आपके पास, ये दिया हुआ है 2 एम्पियर और ये है -2 एम्पियर। समझिए इस बात को, अच्छे से समझिएगा, है ना। और मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे Irms की वैल्यू बता दो। करंट और टाइम का ग्राफ है या ओमेगा का टी का ग्राफ है, तो आपको बताना है कि इसके लिए Irms की वैल्यू क्या होगी। वोल्टेज के फॉर्म में दिया रहता तो Vrms पूछता, निकालो। तुम देख लेना बुक में इसका सॉल्यूशन 100% गलत लिखा हुआ है,
जाना ऐसे अरोड़ा का बुक खोलना, उसमें कल ही मैं देख रहा था तो इसका सॉल्यूशन गलत दिया हुआ। उसने लिखा हुआ है, फॉर्मूला को लिखने की कोशिश किया है कि जनरली हमने आपको बता रखा है आरएमएस कैसे निकालते हैं। पहले एवरेज लिखते हैं, फिर उसका स्क्वायर करते हैं, देन रूट में डालते हैं, हमसे आरएमएस मिलता है। तो किसी चीज का एवरेज कैसे निकालते हैं, जैसे 3 ठो दिया हुआ है, ये 1 2 3 डिब्बा दिया हुआ है, तो तीनों का एवरेज निकालेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे, फिर रूट में डालेंगे। तो एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है, I1 अगर 3 है, I2 प्लस I3 अपॉन में 3, ये एवरेज हो गया। इनका स्क्वायर कर दे, एवरेज रूट मीन स्क्वायर, रूट में डाल दिया, ये हो गया रूट मीन स्क्वायर, हो गया। लेकिन रियल में देखा जाना तो यहाँ पर देखना ध्यान से, यहाँ पे लगाओगे तो आंसर क्या आएगा, I1 का स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, I2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दूसरा वाला नेगेटिव में है, तीसरा वाला पॉजिटिव में है, तो 2 का स्क्वायर वापस से हो जाएगा, अपॉन में 3 क्या आ रहा है, 4 प्लस 4 प्लस 4 12 अपॉन में 3 कितना हो रहा है, तो रूट में 4 आ रहा है, 4 का बाहर आ जाएगा 2 एम्पियर। आंसर 100% करेक्ट है, लेकिन ये अप्रोच गलत है। अब कहोगे सर ये कैसे आपने बोल दिया, ये बुक में दिया है, एनसीईआरटी में भी सेम स्टेटमेंट दिया है सॉल्व करने का, और ऐसे अरोड़ा ने। कभी भी याद रखना, जब भी आप कंपटीशन लेवल का एग्जाम में अगर ये बनाओगे नहीं, गलत हो जाएगा। रीजन ये समझिएगा अच्छे से, मैं देख के बोल रहा हूँ, मैं किसी बुक की निंदा नहीं कर रहा, लेकिन मैंने देखा कल ही, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जहां जो चीज गलत है तो गलत है। हमने बोला अभी आपसे कि जो आरएमएस वैल्यू होती है वो एक कंप्लीट साइकिल के लिए ही डिफाइन होती है। पहली बात, जब कंप्लीट साइकिल के लिए डिफाइन होती है और यहाँ ये 0 से चलना शुरू किया तो यहाँ एक कंप्लीट साइकिल तो हो गया, तो ये तो साइकिल कंसीडर ही नहीं होगा, हाफ साइकिल, तो ये हाफ साइकिल कंसीडर ही नहीं होगा, खाली ये 2 ठो कंप्लीट होगा। तो 2 ठो के लिए बस ये फॉर्मूला होना चाहिए, बस। अब ये सही है, करके देखिए, वापस से 2 ही आएगा आंसर। कर लीजिए, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो कर लीजिए। I1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया, I2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो गया, अपॉन में 2 क्या आया, 4 प्लस 4 8/2, 4 बराबर 2 एम्पियर। याद रखिएगा आंसर 2 एम्पियर ही होगा, लेकिन पहला वाला अप्रोच गलत था। क्लियर है? कभी भी नोट करके रख लीजिएगा कि कभी भी आरएमएस कंप्लीट साइकिल के लिए डिफाइन होती है। सर हाँ, कंपटीशन में तो सर हमको सीधा आंसर लिखना होता है ना, वहाँ तो अप्रोच देखेगा ही नहीं। सिद्धांत कहाँ लिखोगे? हाँ, सर कंपटीशन में तो सर हमें बस वो करना है ना, आंसर सीधे आंसर लाना है, लेकिन आंसर इस तरीके से दूसरे वाला का गलत आ जाएगा ना। 3 रहता तो ला के देखो गलत आ जाएगा, 4 रहता तो गलत आ जाता। हर बारी थोड़ी ना तुम्हारा किस्मत साथ देगा, ये तो किस्मत वाली बात हो गई थी ना। तुम ऐसे क्यों नशे में लग रही हो? ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ऐसे सोई नहीं हो क्या आज दोपहर में लड़की सोई नहीं है। हाँ, बस ये इस अप्रोच से ही करिएगा कि जो आरएमएस है वो खाली कंप्लीट साइकिल के लिए डिफाइन होता है, तो बस 2 डब्बे कंसीडर करने आप। क्लियर है? कहाँ लिख भी दे रहा हूँ, आरएमएस वैल्यू ओनली डिफाइंड फॉर, या तो क्लियर कह रहा हो कंप्लीट साइकिल। क्लियर है? ये कंप्लीट साइकिल के लिए डिफाइंड है ना। चलिए, तो ये कथा को यहाँ खत्म करें और थोड़ा सा इस पे भी एक चर्चा करने का क्वेश्चन इस पे भी। देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपके पास मैं थोड़ा सा अंदर समझाने की कोशिश करूंगा, समझिएगा। जैसे मान लीजिए एक आपके पास फंक्शन है I बराबर I0 प्लस I0 साइन ओमेगा टी। इसका आपको निकालना है आरएमएस वैल्यू। इसको क्या निकालना है? आरएमएस। तो पहले तो हमने आपको तरीका बता रखा है, एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है किसी भी चीज का, जैसे इसका निकालना है आपको, आरएमएस निकालना है। तो आरएमएस, अगर आई का आरएमएस निकालना है तो हमने कल भी आपको बताया था, क्या करते थे, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर dt अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ dt, यही कर रहे थे। बोलो तो आई का स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, बोलो। इसका स्क्वायर करोगे तो कहीं इस फॉर्म में आ रहा है क्या, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या हो गया, तुम लोग को दिक्कत है क्या कोई? हाँ, आपस में बेजार पता नहीं क्या क्या करते रहते हो तुम।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान से देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? प्लस 2ab, b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना? यस सर। तो sin ओमेगा t इतना रिजल्ट आएगा फिलहाल, है ना? साथ में dt आएगा। तो मैंने आपको एक चीज बता रखी है, बिना देखे समझे एक चीज मैंने आपको बताई है, अगर आपका दिमाग थोड़ा सा भी चल रहा होगा, ये इसी दिन रात के लिए मैंने बताया था कि फुल साइकिल के लिए फॉर कंप्लीट साइकिल भी लिखा है, ये फॉर कंप्लीट साइकिल। एक एग्जांपल ही समझा रहा हूं ताकि इसको आप यूज में ला सकें। तो sin ओमेगा t या cos ओमेगा t की जो एवरेज वैल्यू की अगर बात करें वो 0 होगी कंप्लीट साइकिल के लिए। वही sin स्क्वायर ओमेगा t या cos स्क्वायर ओमेगा t की वैल्यू हाफ होगी। क्लियर है क्या? तो i नॉट तो कॉमन है, i नॉट कॉमन रहेगा, इसका कुछ एवरेज वैल्यू होगा नहीं, इसकी एवरेज वैल्यू कितनी? 0। बचा ये, तो रिजल्ट आपके पास है कितना आ जाएगा? सीधे याद रखना, इसकी वैल्यू होती है 1/2, 1/2, तो आ जाएगा i नॉट स्क्वायर बाई 2, है ना? रिजल्ट IRMS बराबर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। अब इसको रूट में डाल देना, जो भी रिजल्ट आया रूट में डाल देना, तो कितना आ जाएगा? i नॉट बाई रूट। आसान है क्या? तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप ऐसे कर सकते हैं, है ना? ये भी तो वैसा था यार, इसको मैंने क्यों हटा दिया? i नॉट का स्क्वायर प्लस ये था ना, तो i नॉट का हमने कॉमन लिया था, तो ये तो 1 तो साथ में था ना, i नॉट प्लस था ना, 1 तो था ना साथ में, तो यानी साथ में 1 भी तो था, ये भी तो था। नीचे भी तो इंटीग्रेशन होगा, हाँ? नीचे में इंटीग्रेशन। तो नीचे का कुछ नहीं है, नीचे वाला तो लास्ट में t आ जाता है, उसका कोई ज्यादा काम का नहीं है, मैंने बता रखा है ना, सीधे आपको ये वैल्यू देखना है। ठीक बता रहा था कंपटीशन के लिए कि आपको खाली sin स्क्वायर ओमेगा t कहीं पे भी दिखे या cos स्क्वायर ओमेगा t, उसका एवरेज वैल्यू सीधे हाफ लिखना है। तो हमने बस जहां था वहां पे हाफ लिखा, लेकिन i नॉट इसके साथ भी तो था साथ में, तो अभी इसको जोड़ देना, कितना हो जाएगा? i नॉट प्लस √2 बाई √2, ऐसा कुछ है, ये एवरेज वैल्यू एक्चुअल में। क्लियर है? समझ गए ना? ये भी तो लोगे ना, इस साथ में i नॉट और भी तो है ना? तो उसको छोड़ो मत देना। मिटा दूं? ये बेसिक बातें थी जहां आप इसका यूज कर सकते हैं। हाँ? जल्दी करो। अब देखिए यहाँ से कहानी शुरू होगी, थोड़ा सा हम बताएंगे आपको कि कैसे क्या करते हैं चीजों को। एम्पलीट्यूड क्या होता है? अगर साइनोसॉइडल खाली फंक्शन की बात करें या ना, तो साइनोसॉइडल फंक्शन में जनरली क्या होता है? वोल्टेज की इक्वेशन या करंट की इक्वेशन मैक्सिमम वैल्यू जो अटेन करती है उसी को उसका एम्पलीट्यूड कहते हैं। आपने पढ़ रखा होगा पहले से। जैसे मान लो करंट का इक्वेशन I = I नॉट sin ओमेगा t, तो I नॉट जो है इस टर्म पे जो रहता है वो जनरली एम्पलीट्यूड रहता है, या मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू, मैंने कल बता रखा था आपको। तो ये मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड ही तो है। ये यहाँ पे मैक्सिमम मिल गया, यहाँ पे मैक्सिमम नेगेटिव में मिल गया, यहाँ पे एक और मैक्सिमम मिल गया, फिर देन अगला मैक्सिमम यहाँ मिल गया। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये जो है पीक वैल्यू है। ओमेगा टी के बारे में मैंने बोला था, इसको फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेज। पता चलेगा अभी फेज का मतलब क्या है, लेकिन अभी के लिए याद रखो इसको फेज कहते हैं। बेटा तो ये सबक ध्यान से देखिएगा। अब थोड़ा सा सर्किट के अंदर चलते हैं, देखते हैं कि आखिर एसी में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। आज आइडिया लग जाएगा एसी में आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं, है ना? एसी में आपको गर्मी कूलर रही है, सब पढ़ने वाला है। देखिए पढ़ने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, मेरा बात समझिएगा। हम कुछ भी कोई अप्रोच कर रहे हैं अगर ना क्वेश्चन का, चाहे कुछ भी, उसके हमें डिटेल्ड में जाके समझने की जरूरत होती है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझिएगा। जैसे हम कोई क्वेश्चन हम पढ़े तो हम तो बस ये फिराक में रखते हैं कि गिवन क्या है, फॉर्मूला लगाएं, कहानी खत्म करें। हमसे जो होता है उस क्वेश्चन को कब ऑब्जर्व कर पाएंगे? जब रियल में उसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कहना क्या चाह रहा है। ये सप्लाई है, या चाहे बल्ब को हमने कनेक्ट कर रखा है, तो ये चीज आया, इतना रेजिस्टेंस है। हम खाली गिवन के पीछे भागते हैं, गिवन फार्मूला आदत लग चुकी है। ऐसा मत करिए, उसको समझने की कोशिश करिए, कोचिंग मत करिए, समझने की कोशिश करिए, है ना?
उससे ये फायदा होगा ना कि आप आगे के अप्रोच आपके अच्छे हो जाएंगे, आप कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन में ज्यादा आपको टेंशन नहीं होगी। हाँ एक चीज और, मैं भाई बहुत स्मार्ट खा नहीं हूँ, मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन एक चीज जो मेरे में आप में थोड़ी सी डिफरेंस है ना, आप में अप्रोच की कमी है थोड़ी बहुत। जैसे आप कोई सा भी कंपटीशन या बोर्ड का भी तैयारी करते हैं ना, तो बिना सिलेबस के तैयारी करते हैं। मैंने देखा है आपको जो पढ़ाया जा रहा है, चाहे आप जो पढ़ रहे हैं, हम तो टू दी पॉइंट पढ़ा रहे हैं, मुझे पता है आपके काम का जो है वही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप क्या पढ़ रहे हैं ये समझिएगा। जैसे हम कोई सिलेबस पढ़ रहे हैं, देखिए कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम में ना मैं तरीका समझा दे रहा हूँ, पहले सिलेबस पढ़िए, आप सिलेबस पढ़िए, ठीक है। सिलेबस में जैसे ना कई बार ना बड़े एग्जामों के सिलेबस थोड़े डिफिकल्ट होते हैं कि भाई उतना सिलेबस याद नहीं रख सकते। चैप्टर तो भाई सब याद रख सकते हैं, क्योंकि बोर्ड में भी सेम चैप्टर पढ़ने होते हैं, एक आध चैप्टर दो चैप्टर इधर उधर होता है, ये भी याद रखना है। कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो बोर्ड में नहीं पढ़ने होंगे लेकिन इसमें पढ़ना होगा, कुछ चैप्टर बोर्ड में पढ़ने होंगे कंपटीशन में नहीं पढ़ने होंगे, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले तो सिलेबस में चैप्टर क्लियर होना चाहिए, चैप्टर के अंदर भी पॉइंट दिए रहते हैं कि इस टॉपिक से आता है, इससे नहीं आता है, इससे आएगा, इससे नहीं आएगा, तरीका होता है। जो सिलेबस में टॉपिक दिया है ना, देखो अगर ये तरीका अप्लाई कर लिए, भाई बता रहे हैं अगर किसी कंपटीशन में फेल हो गए ना तो हमसे आके बताना। सिलेबस देखे, सिलेबस के अंदर चैप्टर देखे, चैप्टर के अंदर टॉपिक होता है, टॉपिक पढ़े, उस टॉपिक से रिलेटेड एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लिए, उसी टॉपिक से रिलेटेड एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लिए। भाई हमारे यहाँ ना कोई साधन भी नहीं था ना, हमें IIT या मेडिकल का पता भी नहीं था, लेकिन अगर हमने दिया था ना तो इसी अप्रोच से दिया था, पहली बार में भी हो गया। तो रीजन यही है कि अगर आप इस अप्रोच से करेंगे ना, दुनिया के किसी कंपटीशन में इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि खाली नीट, मेडिकल, जेईई, समझ रहे हैं ना, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। आप क्या करते हैं, आप जाते हैं, अच्छा सर पढ़ा दिए, मतलब हमारे स्कूल वाले टीचर पढ़ाए, बड़ी काम का है ना, समझ रहे हो, इस चक्कर में तुम्हारा लॉस हो जाता है, क्योंकि तुम तो कभी सिलेबस देखे ही नहीं, उनके भरोसे छोड़ दिए। अब तुम बाद में ब्लेमो कर दोगे कि स्कूल में कुछ पढ़ाए थे, पेपर में कुछ और आ गया, फाइनल पेपर में कुछ और आ गया, तो तुम टीचर को कब तक ब्लेम करोगे? ब्लेम करने लायक रह गए हो क्या तुम? अपनी भी जिम्मेदारी समझो, है ना, समझ रहे हो जो कह रहा हूँ। तो आ जाओ फिर बोर्ड पे, ध्यान से देखना। अब हम टू द पॉइंट पढ़ेंगे टॉपिक, और पहला जो टॉपिक है एसी सर्किट। पहला जो टॉपिक है वो है, देखो टाइप ऑफ सर्किट पढ़ने जा रहे हैं, तीन तरह के सर्किट आपको बेसिक सर्किट पढ़ना है। पहला जो सर्किट है एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस। अब एक ऐसा एसी सर्किट हम बनाने जा रहे हैं जिसके पास मान के चल रहा है खाली रेजिस्टेंस है। अगर नहीं भी मानते तो कोई भी दुनिया का कंडक्टर रहेगा ना, उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहेगा ही रहेगा, क्लियर है? यस सर। देखना, जैसे मान लो ये आपके पास, अच्छा एसी का सिंबल देख लीजिए, कई बार आपको ऐसा देखने को मिला होगा तो आप सोच रहे होंगे ये एसी का सिंबल है ना। तो मान लो एसी सप्लाई से हम भी इसको जोड़ दे रहे हैं, है ना, एसी सप्लाई से जोड़ दो, कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा भी मानो, है ना, एसी सप्लाई से जोड़ो तो वोल्टेज तो कुछ होगा, कुछ आइडियल वोल्टेज। इधर मान लो करंट आ रहा है आई और इसमें रेजिस्टेंस है आर। फॉर्मूला अगर किरचॉफ्स लॉ भी लगाते तो क्या लिखते हैं, करंट के डायरेक्शन में ये जा रहा है, ये नेगेटिव होगा, और वोल्टेज जाहिर सी जिधर करंट जा रहा होगा ये पॉजिटिव लिखोगे, तो क्या लिखोगे इक्वेशन V माइनस IR बराबर 0 अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, यस सर। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ लिख दो भाई। अब किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग बताना जा रहा, V बराबर IR, I इज इक्वल टू, अगर मैं निकालता इसमें नेट करंट निकालता तो क्या निकालता, V अपॉन में R निकालता, ये लिखता ना। V बराबर फॉर्मूला आपको पता है कि V नॉट साइन ओमेगा टी होता है, किसमें, वोल्टेज के इक्वेशन में, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, इसको R से डिवाइड कर दो, क्या निकलेगा, I नॉट साइन ओमेगा टी निकल जाएगा, बोलो ना, क्लियर है? देखना, अब समझना जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं आपको ये कहूं कि आपके पास पहले से मान लो वोल्टेज इक्वेशन मैंने दिया आपको, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, और यहां से करंट का इक्वेशन आ गया I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, इसका भी फेज ओमेगा टी, इसका भी फेज ओमेगा टी। अब कई बार क्या होता है ना कि हम सबसे पहले एक बार जिंदगी में याद रखना कि जब हम फेज डिफरेंस निकालते हैं, फेज डिफरेंस, ये टर्म पहले अच्छे से याद रखना दिमाग में,
फेज डिफरेंस, क्योंकि इससे हमेशा सामना होगा आपका। फेज डिफरेंस क्या होता है? जनरली हम बहुत सारे बुकों में करंट का भी निकालता है, वोल्टेज का भी निकालता है, हम दोनों तरीके से आपको समझाएंगे। फेज डिफरेंस यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, इसका भी ओमेगा टी, इसका भी ओमेगा टी, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी में से किसी का घटाव 0 आए। फर्क कब पड़ेगा थोड़ी देर में समझाएंगे। लेकिन जनरली हम ना फेज ऑफ वोल्टेज माइनस फेज ऑफ करंट करते हैं, यानी वोल्टेज में से करंट को घटाते हैं। क्लियर है? Yes. यहाँ से फेज घटाएंगे तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कितना मिलेगा? 0। ठीक है, यानी कि यहाँ पर करंट और वोल्टेज दोनों एक ही डायरेक्शन में होता है, इससे ये आइडिया मिलता है। रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज दोनों यूनिडायरेक्शनल होते हैं, यानी एंगल बिटवीन देम इज 0 या both are in same direction। ये आइडिया मिला हमको यहाँ से। क्लियर है क्या? बताइए। यस सर। एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस। क्लियर है? बोलो भाई। यस सर। तो ये था कहानी सारा, आप देख लीजिए थोड़ा सा। बोलिए अब थोड़ा इसका फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करें। फेज के बाद दूसरा टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम भी लोग अपने अपने हिसाब से दिखाते हैं, आप कैसे दिखाएंगे ये समझ लीजिए। ये था फेज डिफरेंस, इसके बाद हम लोग करेंगे फेजर डायग्राम। वो मेरे को बिस्ल मार के कह रहा है, थोड़ा सा साइड नया स्टाइल। अब हम उससे तंग आ गए, उसको चिंगम बना करके थक गए, वो छोड़ता ही नहीं है। अब हम चाह रहे हैं कोई चक्कर नहीं है भाई, खाने दो। सुबह से कितना खा जाते हो भाई? 1 टन पहली है सुबह से। अरे यार मतलब क्या क्लास में रिकॉर्ड तोड़ना था तुमको? बाहर ही खा लिया होता। एक दिन तो बाद हो गया था, युक्ति को भी खिला दिया। मिटा दूं? प्रहलाद तो छुपा के घर ले जाता अकेले। ऐसा मुझे देने दो किसी को। हाँ पहले तो हम लोगों ने निपटा दिए, पास किए हो गए तुम। मतलब मेरे को फिर अपनी जेब से देना पड़ेगा। अच्छा कोई था तो जिसने उसको 4 रुपए दिया, बोला 4 चिंगम 4 चिंगम ले आए। ऐसे चाहे मतलब पैसे के बाद थे बाकी तो 20 रुपए दे जाएंगे। चलो मिटा दे। पूरे 17 घंटे तक काम हो रहा है ये। हो जाएगा 17 से कब 17 मिनट में बदल जाएगा, टेंशन मत। अभी अपलोड हो रहा है कि वो हो रहा है? पब्लिक प्राइवेट मारा था, पब्लिक की हो रही है अपनी प्राइवेट। देखिए फेजर डायग्राम समझ लीजिए। फेजर डायग्राम ये क्या नाम है, इसका मतलब क्या होता है? देखिएगा सिंपल वाली जब एक्सिस के फॉर्म में पहले चाहे तो इसको लिख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लीजिए एक्स एक्सिस से इनिशियली या हॉरिजॉन्टल से ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से इनिशियली जैसे आपको इक्वेशन लिखते हैं I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, इसके पहले वाला V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। समझिएगा एंगल इनिशियल एंगल कितना है? ओमेगा टी। यस सर। तो मान लीजिए कि पहला जो हमारा करंट या वोल्टेज का इक्वेशन है, पहले मान लो इधर ही वोल्टेज जो था आपका V नॉट इधर की तरफ था ना कि नहीं था? था, इधर ही था। तो ये कितना एंगल पे था? ओमेगा टी एंगल पर। बोल सकते हैं ना कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। ओमेगा टी एंगल पर है तो कोई इसका वाई प्रोजेक्शन भी होगा, कुछ ना कुछ वाई एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन होगा। वाई के साथ वाला एंगल क्या आता है? V नॉट साइन ओमेगा टी आता है ना, यही से तो आया V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। समझ में आ रहा है? इसी तरह अगर मान लो मैंने कहा कि फिलहाल इनके फेज में कोई डिफरेंस नहीं है, तो करंट का भी किधर है? इधर ही डायरेक्शन है कि नहीं है ना?
करंट का भी इधर ही डायरेक्शन है, अभी तो निकाला था। एंगल कितना आया था दोनों के बीच का? फेज डिफरेंस आया था कितना? 0। क्लियर है? यस सर। तो फेज डिफरेंस 0 का मतलब है 0। I नॉट साइन ओमेगा टी या V नॉट साइन ओमेगा टी, इसका भी वैल्यू 0। अच्छा, खाली ऐसे नहीं दिखा सकते हैं, ये तो मैंने एक सिंपल तरीका आपको बताया। इसको ना एक्सिस को रोटेट करा के भी आप दिखा सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि एक्स एक्सिस हमेशा यही रहे। मैंने बोला था ना कि कभी थीटा एंगल पे भी आप इंक्लाइन कर सकते हो। बुक में जनरली ऐसे बना रहता है, ये दोनों के बीच का एंगल 90 बना है। अब यहाँ से वो ले रहा है ओमेगा टी एंगल, लो ये ओमेगा टी, लेकिन इधर इसी केस में V नॉट भी है और इसी केस में I नॉट भी है। एक ही बात है यार, देखो ना, ये दोनों, ये x होता तो ये y होता, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर। क्लियर है? तो इसको जैसे मर्जी रोटेट भी कर सकते हो। अब इसका दिखाना आसान हो जाएगा। इधर वाला क्या हो जाएगा? V नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, और इधर वाला I नॉट साइन ओमेगा टी। आसान है? तो इस तरीके से भी आप दिखा सकते हो। ये है फेजर डायग्राम बेसिक। यानी यहां पर वोल्टेज और करंट के फेज में कोई डिफरेंस यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में है। ये था प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट भी इसको कहा जाता है ना? लिख लेना ब्रैकेट में, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अब आगे चलिए। 1 मिनट। 1 ही मिनट तो नहीं टाइम है, जल्दी करिए। यस सर, हो गया। अब हेडिंग डालिए प्योर इंडक्टिव सर्किट, यानी एसी सर्किट कंटेनिंग ये देखो, बड़े बड़े चीजों को और छोटे चीजों में कैसे करते हैं ना, ये बहुत आसान तरीका है। अब इसको हम लोग दिन रात लगे रहते करने में। बुक के मेथड से करोगे, करते रह जाओगे। पहले इंटीग्रेट करेगा, डिफरेंशिएट करेगा, आंसर लाएगा। समझ रहे हो ना? यस सर। तो एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर, अब इसको प्योर इंडक्टिव सर्किट भी कहते हैं। इंडक्टिव, खाली इंडक्टर लगाए हैं, याद रखना, ऐसा नहीं कि रजिस्टर, खाली इंडक्टर। और इंडक्टर का भी कुछ दिन पहले पढ़े थे पिछले वाले चैप्टर में। इसी तरह से साइन होता है, ऐसे ही होता है ना? बोलो। अब इसको एसी सोर्स से जोड़ दो। यहाँ पे इस बार भी मान लो V वोल्टेज है या E वोल्टेज है, क्योंकि इंडक्टर लगाओगे, करंट फ्लो कराओगे, मान लो I करंट फ्लो हो रहा है या I करंट फ्लो हो रहा है, तो इस इंडक्टर क्या करेगा? करंट की वैल्यू इंक्रीज कराओ, ये चाहेगा डिक्रीज कराना, तो एक नया बैटरी बन जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। कौन सा डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में ना। मान लो इधर की तरफ बन गया, क्या करोगे? कुछ मत करना, देखते जाओ क्या करोगे। इंड्यूस ईएमएफ बराबर क्या लिखते? E माइनस L di अपॉन में dt बराबर 0, ये लिखते अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, यही लिखते ना? यही लिखते भाई, पक्का है ना? नहीं तो इंड्यूस ईएमएफ बराबर मैग्नीट्यूड वाइज VL di अपॉन में dt लिखते। हम तो यहाँ पे एक सर्किट के अक्रॉस आपको बता रहे हैं, नहीं तो आप फैराडे लॉ लगाते तो भी यही बात लिखते कि नहीं लिखते, है ना? फैराडे लॉ से भी इंड्यूस ईएमएफ बराबर L di अपॉन में dt होता है ना? यस सर। तो E बराबर आ गया L di अपॉन में dt। बोलो किसका फोन बज रहा है? तो कोई बात नहीं, बजने दो। अब बताओ। हाँ बस रहा था सर। कोई बात नहीं, तुम्हारा बज रहा है क्या? नहीं। देखो di बराबर क्या लिख सकते हैं हम? E dt बाय L लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं? E लिखो या V लिखो, बात तो बराबर है ना? इधर में आ गया di और इधर में आ गया E dt बाय L। क्लियर है? यही वाली लाइन लिख दिया मैंने। E को क्या लिख सकते हैं? E या V बराबर है वोल्टेज यहाँ का, तो इसको लिख सकते हैं E नॉट या V नॉट साइन ओमेगा टी, लिख सकते हैं dt, और नीचे क्या है? L। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? पक्का cos थीटा होता है कि माइनस cos थीटा होता है? माइनस cos थीटा होता है। अगर थोड़ा बहुत भी जानकारी होगी आपको तो माइनस cos थीटा। V नॉट कांस्टेंट है, V नॉट को बाहर निकालो, L को बाहर निकालो। साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस cos ओमेगा टी, है ना? माइनस cos और ओमेगा टी का करोगे फिर से तो ओमेगा से डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं?
तो ओमेगा एल इधर बाहर निकाल दो, यानी अब जो आया वो आ गया v नॉट अपॉन में ओमेगा एल इंटू माइनस कॉस ओमेगा टी। बोलो यही आएगा ना? Yes, sir. देखिए उस लाइन को याद रखिएगा, पहला जो हमारा वोल्टेज इक्वेशन है डी आई को इंटीग्रेट करा आई आ गया, आई बराबर अब हमको यहाँ आई नॉट लाना है, यहाँ आई नॉट लाना है। तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि जो एल है ना वो रेजिस्टेंस की तरह ही होता है, बाद में आपको पता चलेगा एक तरह का रेजिस्टेंस ही होता है। तो ये जो टर्म है ना इसको ओमेगा इंटू एल को मिला के हम एक रेजिस्टेंस मानने वाला है। पहले इसको आगे लिख देना है, यहाँ से जो रिजल्ट आया आई बराबर वो है वी नॉट अपॉन में ओमेगा इंटू एल माइनस कॉस ओमेगा टी। क्लियर है क्या? बोलिए, देखिएगा ध्यान से, I इक्वल टू वी नॉट अपॉन में ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी। क्लियर है? देखिए ध्यान से, हमें पहला जो वोल्टेज का इक्वेशन है वो हमेशा से हमको पता है V बराबर वी नॉट, पहले से जो हमने रखा है V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये है वोल्टेज इक्वेशन। अब हम करंट इक्वेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या इसको कॉस को भी साइन में बदलना पड़ेगा क्या? तो बदलना तो है, तो ये है वी नॉट अपॉन में ओमेगा एल, माइनस को बाहर ला दो थोड़ी देर के लिए, कॉस ओमेगा टी को ना हम लिख सकते हैं साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, ऐसा लिख सकते हैं क्या? साइन 90 माइनस थीटा भी तो कॉस थीटा होता है। तुम बोलोगे कि सर हम इसको काहे नहीं 90 प्लस थीटा लिख दिए? इसलिए नहीं लिखे क्योंकि डिफरेंस हम पॉजिटिव लाना चाह रहे हैं। इसका डिफरेंस वोल्टेज माइनस करंट का हम पॉजिटिव लाना चाह रहे हैं, क्योंकि इंडक्टिव सर्किट का जो वोल्टेज है वो लीड करता है, कैपेसिटिव सर्किट का जो वोल्टेज है वो लैग करता है। इंडक्टिव सर्किट का वोल्टेज लीड करता है, या उल्टा कहना इसका करंट लैग करता है, लैगिंग करंट है ना? यस सर। चलो तो देखो, अब आई को अंदर, आई माइनस को अंदर भेज दो, साइन माइनस ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा होता है ना, तो इस माइनस को अंदर भेज दो, तो वी नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। मैंने निगेटिव को अंदर भेज दिया, आसान है? इस माइनस साइन को अंदर भेज दिया तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। बोलो, अब देखना, हम ना ओमेगा एल को एक टर्म देने जा रहे हैं। ओमेगा एल को हम बोलते हैं एक्सएल, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक तरह का रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। अब मैंने बोला कि अगर ये रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस करंट ही होता है, और वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट भी मैक्सिमम मिलेगी। तो यहाँ से जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा V नॉट अपॉन में XL बराबर क्या हो जाएगा? I नॉट। ये पूरा टर्म किसके बराबर हो गया? I नॉट के। Yes, और sir. साथ में इसके क्या है? साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब एक जैसा लगने लगा ये इक्वेशन और ये इक्वेशन। यस सर। तो अब वोल्टेज और करंट का हम निकालेंगे फेज डिफरेंस। अब निकालो नाउ, फेज डिफरेंस बराबर, बताओ क्या आएगा? वोल्टेज का फेज डिफरेंस कितना है? ओमेगा टी। करंट का फेज डिफरेंस ओमेगा टी माइनस, देखो ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल, माइनस और माइनस प्लस पाई बाय 2 आया क्या? यस सर। इससे ये आइडिया लगा कि वोल्टेज जो है जब अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है, मतलब जिसमें से मैंने माइनस करा वो पॉजिटिव है या बड़ा है, यानी वोल्टेज लीड बाय एन एंगल पाई बाय 2 बाय फ्रॉम करंट लिखो फ्रॉम आई, यानी जो वोल्टेज है वो लीड कर रहा है पाई बाय 2 एंगल करंट से। क्लियर है? यस सर। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, यस सर, ऑलवेज। है ना? यस सर। देखिए अब इसका भी थोड़ा सा फेजर डायग्राम बना लें हम लोग, ये बहुत काम का है। और यहाँ से एक चीज जो मिला है ना, जरूरी उसको भी मत भूलिएगा। यहाँ से आपको एक चीज मिल चुका है, XL बराबर इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर ओमेगा इंटू एल। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा। Yes, और sir. साथ में एल क्या है?
सेल्फ इंडक्टेंस पढ़े थे भाई पिछले क्लास में, Yes, sir. मल्टीप्लाई करोगे तो XL मिलेगा, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछा तो इसको आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए जल्दी करिए। कौन है दो मिनट क्या टाइम हो रहा है? शट डाउन 5 feet. चलो चलो जल्दी 10 मिनट और। हो गया सर? बता दूं? चलिए इधर वाला ही निकालो, फेजर डायग्राम थोड़ा समझा दो पहले। फेजर डायग्राम बच्चे ध्यान से देखिएगा, ये क्या होता है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम ठीक है, सबसे पहले वापस से वही एक एक्सिस इधर, दूसरी एक्सिस इधर। इनिशियली मान के चल रहा है कि जो हमारा वोल्टेज है वो कितने एंगल पर है, ओमेगा टी पर। वोल्टेज नहीं करंट जो भी मानना है, क्योंकि जब लीड करेगा पहले वाले को अगर मानोगे तो दूसरे वाले को लेग कराना पड़ेगा। तो मान लो कि ये करंट, समझ गए ना, करंट है। अब करंट से वोल्टेज कितना लीड कर रही है, पाई बाई 2, तो इसका पाई बाई 2 किधर आएगा, यही आएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक एंगल जो होगा पाई बाई 2 आएगा। यानी कि ये पूरा जो एंगल है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल क्या है, बोलो। पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। पक्का? यस सर। प्लस है यस माइनस, सर। कभी ना माइनस ओमेगा टी करोगे तो ये रिजल्ट आएगा पाई बाई 2 आएगा। हाँ, या इसके फेज में से इसको माइनस करोगे तब, समझ रहे हो ना, यस सर। इसके फेज में से इसको माइनस करोगे तो ये रिजल्ट आएगा। क्लियर है? तो ये इसका फेजर डायग्राम फेजर डायग्राम है ना। अब चलिए लास्ट वाली कैटेगरी में। मिटा दूं? ठीक है, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर। देखिए रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया और एक कैपेसिटर, यानी 3 तरह के सर्किट होते हैं टोटल, जो हमने आपको समझा दिया है ना। ये लाइन लिख लीजिएगा। टोटल कितने सर्किट होते नहीं भाई, 3 ही नहीं होते, 3 मेन सर्किट हो गए, बाकी आपका मिक्स्ड सर्किट भी होता है, एसी सर्किट, आरएल सर्किट, एलसीआर सर्किट, है ना। टोटल अगर देखा जाए तो 2 2 4 कुछ 6 7 हो सकता है टोटल, मैक्सिमम 7। देखो एक अलग अलग आर एल और सी अलग अलग हो गए, अब कॉम्बिनेशन बना लो, एक हो गया एल आर, दूसरा हो जाएगा सी आर, है ना, उसके बाद एल सी, है ना, ये 3 हो गए। तो ये 3 पहले से थे, 3 ये 6, और तीनों को मिला दो एलसीआर एक होता है, जिसको रेजोनेंस सर्किट भी बोला जाता है ना। तो टोटल 3 और 3 6 और 1 7। लेकिन मेन सर्किट जो है बेसिक सर्किट, 3 बेसिक सर्किट लिख दो, मेन लिखोगे तो भी गड़बड़ हो जाए। पहला हमने बता दिया था रेजिस्टेंस, दूसरा इंडक्टेंस और ये कैपेसिटेंस, है ना। ये बेसिक सर्किट थी। अब टोटल सर्किट कितनी हो जाएंगी 7। देखो पहले एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर, इसको कैसे करोगे,
कैपेसिटर लगा दो भाई, कैपेसिटर लगा दो। लगा दिए, यस लगा दो। अब कैपेसिटर लगाओगे, एक पे प्लस क्यू दूसरे पे माइनस क्यू, यही कहानी आती है। इसमें Yes, तो sir. चार्ज रहता है ना, यस सर। वोल्टेज है, इधर से भी करोगे तो जाहिर सी बात है ये वाला इसी के वोल्टेज से यूज हो रहा होगा, तो वोल्टेज में से माइनस होगा, यही कहानी होगी ना। V माइनस इसमें तो प्लेट में से प्लस माइनस Q बाई C इज इक्वल टू 0। नेट वोल्टेज जीरो करोगे तो, है ना, नेट वोल्टेज में से कहीं ना कहीं यही तो वोल्टेज खर्च हो रहा होगा भाई, या तो इसी की वजह से चार्ज आया होगा इसके पे, तो वोल्टेज तो खर्च हुआ, डायरेक्शन अपोजिट है ऐसे समझो ना। किरचॉफ्स लॉ ही लगाया मैंने, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, हर जगह में किरचॉफ्स लॉ ही लगा रहे। बोलो, है ना। तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई C, है ना। तो यहां से क्या लिख सकते हो, Q बराबर क्या मिल गया, V इंटू C। एक चीज आप जानते हो, I बराबर होता है dQ बाई dt। तो इस इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, यानी कि हम आगे चल के इसको लिख सकते हैं कि नहीं, V के जगह पे V नॉट साइन ओमेगा t लिख सकते हैं ना। यस सर। और साथ में C था तो C को आगे लगा दिया। तो इस Q को अगर मैं इस इक्वेशन 1 को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा तो करंट नहीं मिल जाएगा, यस करंट भी तो लाना है। वोल्टेज इक्वेशन पहले से वही है, V बराबर V नॉट, वो फिक्स है, बैठा है, मुस्कुरा रहा है। V बराबर V नॉट साइन ओमेगा t, क्लियर है। यस सर। अब देखो इसको करिए भाई, dq बाई dt करेंगे तो क्या आ जाएगा, C V नॉट साइन ओमेगा t का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा t, और ओमेगा t का एक और ओमेगा, यस सर। तो ओमेगा को बाहर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर है। यस सर। अब जरा बताइए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, V नॉट अपॉन 1 अपॉन में ओमेगा इंटू C लिख सकते हैं क्या, cos ओमेगा t। और cos को अगर मैं साइन के फॉर्म में बदलूं इसके लिए तो क्या लिख सकता हूं, साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। इस बार हमको माइनस लाना है, तो इस बार हम इसको क्या लिखेंगे, प्लस लिख देंगे, यानी 1 अपॉन ओमेगा सी। याद रखिएगा यहाँ पे अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी हमारे पास जो वैल्यू आई है I बराबर, वो आई है V नॉट अपॉन में 1 बाई ओमेगा सी साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, क्लियर है। देखिए 1 अपॉन में ओमेगा सी जो होता है उसको बोलते हैं एक्स सी, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ सर्किट, है ना। यस सर। और अगर ये रेजिस्टेंस जैसा ही होता है तो करंट, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस, करंट ही देगा ना। यस। बोलो भाई, तो यहां से I बराबर क्या आ गया, I नॉट साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, क्लियर है। यस सर। तो बस ये जब आएंगे ना, काम खत्म। ये 1 अपॉन में एक्स सी इसको रख दिए, है ना, यानी जो एक्स सी यहाँ पे रखेंगे, फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा आया था, I यहाँ पे था, ये था V नॉट अपॉन में एक्स सी साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, समझ रहे हैं ना। तो V नॉट अपॉन एक्स सी मैंने बोला ये रेजिस्टेंस है, तो वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस क्या देगा, करंट देगा, और मैक्सिमम वोल्टेज है तो करंट भी मैक्सिमम मिलेगा, है ना। बस आपको ये याद रखना है कि एक्स सी बराबर होता है 1 अपॉन में ओमेगा सी। सी क्या है, कैपेसिटेंस, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्लियर है। Yes, sir. अब फेज डिफरेंस निकालिए, फेज डिफरेंस क्या आएगा, वोल्टेज में से हमेशा करंट का निकालते हैं ना, वोल्टेज का कितना है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, क्या है फ्रीक्वेंसी, सॉरी फेज, ओमेगा टी है वोल्टेज का, माइनस करंट का पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, प्लस है तो ये माइनस कैंसिल, बचा माइनस पाई बाई 2। यहाँ पर वोल्टेज लैग करेगा, वोल्टेज लैग बाय एन एंगल पाई बाय 2, क्लियर है क्या। देखिए इसका थोड़ा सा जल्दी से देख लीजिए, इधर एक्स एक्सिस है, इधर मान लो हमने बना दिया वाई एक्सिस। इनिशियली मान लो ये जो हमारा करंट है कहीं इधर है, इनिशियली जो करंट है वो कहीं इधर है, ओमेगा टी पर हमारा I नॉट है ना।
अगर ये इधर था तो दूसरी बार किधर चला जाएगा, उल्टा चला जाएगा। थोड़ा और ऊपर बनाता हूं, समझ में भी तो आना चाहिए। ये x है, ये y है। इनिशियली अगर आपका I नॉट ओमेगा टी एंगल पर था, वोल्टेज इससे नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ऊपर जाता तो पॉजिटिव डायरेक्शन और इधर जाएगा तो नेगेटिव डायरेक्शन। बोलो यस सर। यानी इधर आ जाएगा v नॉट। आसान है क्या? बोलो ये वाला पूरा एंगल कितना था, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। क्लियर है? यस सर। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो नेगेटिव में आ गया पाई बाई 2, है ना? एक्चुअल में ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 था, है ना? समझ गए ये सब कहानी? चलो तो यही था बच्चे, है ना? xc बराबर होना अपॉन में ओमेगा सी, ये सब रिजल्ट याद रखना। और कैपेसिटिव सर्किट, हाँ, कंक्लूजन ये निकला कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट का डायरेक्शन सेम होता है, यानी वो एक ही फेज में होते हैं। दूसरा कंक्लूजन निकला इंडक्टिव सर्किट के लिए कि जो वोल्टेज का फेज होता है ना, वो लीड करता है पाई बाई 2 एंगल करंट के फेज से। कैपेसिटिव में क्या इंफॉर्मेशन मिला कि जो वोल्टेज है वो लैग करता है पाई बाई 2 करंट से। क्लियर है? तो आज की कथा ये संपन्न करते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। प्रसाद लेके जाना।